अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः कार्तिककृष्ण प्रतिपदा दिनांक 28 नोव्हेंबर 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 5 गुल्म चिकित्सिता शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेक्षादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। स्नेहपानम हितं गुल्मे विशेषेण ऊर्ध्वनाभिषेक। विशेषतः ऊर्ध्वनाभिषेक अगर गुल्म है तो स्नेहपान हित है। पक्वाशय गते बस्ती उभयम जठराश्रय, और पक्वाशय स्थित है तो बस्ती और दोनों में है तो जठराश्रय उदर में है तो दोनों करने हैं। दीप्तेग्न वातिके गुल्मे विबंधे नीलवर्चसोः ब्रूहाणान्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि प्रयोजे। तो अग्निदीप्त होने पर वातिका गुल में अगर वात और पुरुष का विबंध है तो ब्रूहणानि अन्नपानानि, ये ब्रूहण इसी प्रकार का सीधा बताया है अन्नपान, और स्निग्ध उष्ण इस प्रकार का देना है। पुनः पुनः स्नेहपानम निरोहा सानुवासना प्रयोज्या वातगुल्मेषु कफपित्तानुरक्षण। तो वातगुल्म में बार बार स्नेहपान निरोह अनुवासन ये करते रहने हैं। कफपित्तानुरक्षिणा, कफ और पित्त का ध्यान रखे, उनका रक्षण करे और ये करते रहे, इस प्रकार से बात है। कफो वाते जितप्राय पित्तम शोणितमेव वा यदि कुप्यति वा तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते वातोल यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कार्यं विषज्जितम्। वाते जितप्राय सति, अगर वात चूंकि जैसे भी जीत गया है इस प्रकार की परिस्थिति है, जितप्राय इस प्रकार का है, और कफ पित्त रक्त ये अगर कुपित होता है इनमें से कुछ भी, तस्य क्रियमाणे चिकित्सते, वात की चिकित्सा करते समय इन सभी का, इनमें से किसी का भी प्रकोप होता है, यथोल्बण से दोष से तत्कार्य विषज्जितम, तो जो दोष बढ़ा है, कफ है पित्त है, शोणित भी बढ़ा है इस प्रकार से, तो उसकी चिकित्सा करनी है। आदावंते च मध्ये च मारुतम परिरक्षता, और उस चिकित्सा के शुरू में, अंत में और मध्य में वायु का रक्षण करना जरूरी है। तो ये पहली बार इस प्रकार से आदि मध्य और अंत चिकित्सा का इस प्रकार का बताया।
और उन सभी में वायु की रक्षा करनी ही है। वायु जितप्राय है, लेकिन पूरी तरीके से जीता नहीं गया, और कफ पित्त या रक्त अपने लक्षण दिखा रहे हैं, तो फिर उनकी चिकित्सा वहां पे करनी है इस प्रकार से। वातगुल में कफे कफो वृद्धो हत्वाग्नि मरुचम यदि उल्लासं गौरवम तंत्राम जनयेद उल्लिखित। तो वातुकुल में वे कफ बढ़कर अग्नि का हनन करके अगर अरुचि उल्लास गौरव तंद्रा इनको निर्माण करता है, तो उल्लिखित तो उसका वमन कर देना चाहिए। शूलानाह विबंधेषु गुल्मे वात कपोलमणे वर्तय गुटिकाश्चूर्णम कफवात हरम पिता। शूल आनाह विबंध इनमें, और वात कपोलवण इस प्रकार का गुल्म है, तो वर्ती गुटिका चूर्ण ये कफवात हर जो है वो हितकार इस प्रकार का है। तो वर्ती उतनी प्रयोग में नहीं है इस प्रकार से। पुनरसु फलवर्ती बनाती है, लेकिन ये टिकने का एक प्रॉब्लम अलग इस प्रकार का है। तो इनको प्रचलन में लाना, खास करके मल संग हो गया है और वो गुद में रुक गया है, तो वर्ती बेटर चॉइस इस प्रकार का है। गुटिकाश्चूर्णम कफवातहरम हितम, और ये कफवातहर इस प्रकार के गुटिका चूर्ण इनका प्रयोग करना है। पित्तम वा यदि संवृद्धम संतापम वातगुल्मिनः कुर्याद् विरेचस स भवेत् स्नेहे सस्नेहे रानुलोमिकै। अगर पित्त बढ़ जाता है और वो संताप निर्माण करता है वातगुल्म में, तो विरेचः सा भवे सस्नेही आनुलोमिकै। सस्नेह आनुलोमिक इस प्रकार से द्वारा वो विरेचन उसका करना है। अब ये सब पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा लग रहा है कि काफी कैंसर्स ये शरीर के बीच के भाग में होते हैं, उधर से संबद्ध होते हैं। लिवर कैंसर है, कोलन कैंसर है, ये काफी कॉमन इस प्रकार के है। और फिर यूटेराइन ओवेराइन ओवेरियन ये भी अ, उधर से जुड़े इस प्रकार के है। स्टमक का है वैसे इस प्रकार से। वेरी रेयरली डिओडिनम का कैंसर दिखाई देता है। और पैनक्रियास का भी कॉमन इस प्रकार का है, बाइल डक्ट का भी कॉमन इस प्रकार का है। तो यहाँ स्पर्शगम्य इस प्रकार का कठिन लीजन हो सकता है एक बात, नहीं तो सोनोग्राफी में, एमआरआई में, या फिर पेट स्कैन में ये दिखाई देते हैं ट्यूमर्स इस प्रकार से। और ऐसी हालात में अगर गुल्म की चिकित्सा का सूत्र कोशिश करेंगे, क्योंकि शूल रहता है, दाह कहीं कहीं में रहता है, रे गौरव उल्लास चंद्रा ये कहीं कहीं इस प्रकार से रहते हैं, तो शायद मूल कैंसर की ट्रीटमेंट करती रहनी चाहिए, उसमें संदेह की बात नहीं है। जो हीरक भस्म, धातुपाचक वगैरह जो है वो देने ही है, या शुक्र शोधन गण देना ही है। लेकिन उसके साथ में सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए या लीजन कम करने के लिए, अभी एक बड़ी समस्या ये है कि एलोपैथी में केमोथेरेपी देकर या रेडिएशन देकर कुछ हद तक ट्यूमर साइज कम किया जाता है। वैसी हमारी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अभी अभी विश्वम का इस प्रकार से प्रयोग करना, इंटरनल वगैरह इस प्रकार से भी ये थोड़ा सा प्रचलन में आया है। नहीं तो हमने गुल्म के चिकित्सा सूत्रों को ध्यान में रखते हुए, फिर कहीं कफ बढ़ गया है, कहीं पित्त बढ़ गया है, वात की तो प्रधान चिकित्सा होनी ही है। और स्नेहपान जो शुरू में बताया गया था वो भी काफी ध्यान में रखने लायक इस प्रकार का है। हम स्नेहपान उतना इस प्रकार से कर नहीं रहे हैं, और इसमें अग्नि को भी देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और बाकी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो शायद मूल चिकित्सा यहाँ पे नहीं होगी गुल्म से, लेकिन एक लाक्षणिक चिकित्सा गुल्म के द्वारा हो सकती है। ये मैंने एक मित्र के रुग्ण की वीडियो शेयर की थे, जिसमें उदर में वायु का भयंकर गुल्म था,
जो कि ऊपर से देखने पर अपना आकार बदल रहा था। कुछ समय बाद पता चला कि रुग्ण फोर्थ स्टेज कैंसर का था और कुछ दिनों में मर गया। वीडियो मिला तो शेयर करता हूँ। ठीक है, करो। इसमें मूल रूप से कैंसर की तो चिकित्सा करनी ही है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। अभी ये एक बात हो गई है कि केमोथेरेपी और आगे इम्यूनोथेरेपी भी शुरू कर दी है इन्होंने। केमोथेरेपी के साथ भी इम्यूनोथेरेपी शुरू कर सकते हैं इस प्रकार से। केमो और रेडिएशन साथ में चलता है, ये तो देखा जाता है इस प्रकार से। और इनके जरिए जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, अभी एक हमारी कंडीशन बहुत सीरियस है, एक पेशेंट की कंडीशन ब्रेस्ट कैंसर, नहीं, ओरिजिनल ओवेरियन कैंसर। उसका स्प्रेड ब्रेस्ट में इस प्रकार का कुछ अजीब इस प्रकार का था, और बार बार प्लूरल इफ्यूजन होता रहा। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसमें रिलीफ नहीं मिला। तो फिर बार बार पानी निकालते थे फेफड़ों से इस प्रकार से। अभी पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया है, और एडमिट है आईसीयू में और वेंटिलेटर पे है। तो ये काफी दिक्कत है, और यंग है, 35 बरस की युवती है। तो ये तो जो केमोथेरेपी देगी, इसका नतीजा है। और दूसरी एक केस अभी देखी थी ओरल कैंसर में, इतने बड़े पैमाने पर केमो और रेडिएशन दिया है कि उससे बहुत तकलीफ हो रही है इस प्रकार से। जहाँ की टंग कैंसर था उसका ऑपरेट किया था, और केवल एक निम्फ नोड दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती केमो रेडिएशन सब करवाया इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल चल रहा है अभी, और इनसे कैसे निपटे, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का हो जाएगा। अग्नी चांगला असेल तर गुल्म वाढत नाही, असं पुढे उल्लेख आहे। लेकुनार इन्फार्क्ट गैंग्लियो कैप्सूल रीजन में कैसे विचार करें। लियो कैप्सूल पूरी हिस्ट्री ले लो। 112। ओके। तो सन्ने नले संति न संति दीप्ते, ये एक बात बात आगे पे रहा। अर्शोति सार ग्रहणी विकारा, इसमें तो ये बताई गई है इस प्रकार से। तो अग्नि एक अहम है हमारे हिसाब से, और उसके लिए कुछ करना चाहिए। गुल्मो यदि अनिलादीनाम कृते सम्यक भिषक जिते न प्रशाम्यति रक्तस्य सोस एकात प्रशाम्य। तो अनिलादि की अच्छी चिकित्सा करने के बावजूद भी अगर गुल्म शांत नहीं होता है, तो रक्त मोक्षण से उसका शमन होता है। तो ये भी ज्यादा नहीं किया जाता रक्त मोक्षण। ये इनमें क्या कर सकते हैं, ये बात सोचने लायक इस प्रकार के है। स्निग्धोष्णेन उदिते गुल्मे पैत्तिके संसनं हितम। रुक्षस्नेन तो संभूते सर्पे प्रशमनम परम। तो स्निग्ध उष्ण से अगर गुल्म निर्माण हुआ है पैत्तिक, तो स्रंसन देना हित है। और रुक्षोष्ण से है तो सर्पि प्रशमनम परम, तो घृत ही प्रशमन इस प्रकार का पर है। वैसे धात्र्यादि घृत मेरे काफी प्रचलन में है। एक पित्त शामक अच्छा है, और उसका भली भांति, अगर पित्त प्राधान्य इस प्रकार का है तो उसका भली भांति प्रयोग हो सकता है। पित्तम वा पित्त गुल्मम वा ज्ञात्वा पक्वाशय स्थितम कालविन निर्हरेत सद्या सतिक्त क्षीर बस्ती। पित्त या पित्त गुल्म पक्वाशय में अगर है तो सतिक्त क्षीर बस्ती से उसको निकाले इस प्रकार से। तो क्षीर बस्ती एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने आरग सिद्ध क्षीर 300 ml तक या 400 ml तक इस प्रकार का निरूह जैसा दिया है। और जो विबद्ध वात और पुरुष पित्त वहां पे है, वो उनको बाहर निकालता है, और फिर शांति होती है, और दूध के कारण बल भी टिका रहता है। तो ये क्षीरबस्ती एक अच्छे प्रयोग में ला सकते हैं। पयसा व सुकोष्ण तृप्तिक्तेन विरेचे, या सुकोष्ण
इस प्रकार से ततिक्त दूध से विरेचन करे। विश्वग्न अग्निबलापेक्षी सर्पिषा तैलव कहनवा, या अग्निबल के अनुसार तैलव का सर्पी जो विरेचन करने वाला है वो उसका प्रयोग करे। तृष्णाज्वर परिदाह शूल स्वेदाग्नि मार्दवे गुल्मिना मरिचौ चापे रक्तमेवावशेषे। तृष्णाज्वर परिदाह शूल स्वेद और अग्निमार्दव, तो ये केमो रेडिएशन देने के बाद ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं इस प्रकार से। और अरुचौ चापी, और अरुचि अगर है तो रक्तमेवावशेषे, ये जरा अजीब रेफरेंस है। अरुचि के लिए रक्त मोक्षण ये बात कही है। छिन्न मूला विदह्यन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयन् रक्तम ही विमलतां याति तच्च नास्ति न चास्ति रूप। तो जिनका मूल छिन्न हो गया, तोड़ा गया है, ये गुल्मों का विदाह नहीं होता और उनका क्षय हो जाता, वो शांत होने लगते हैं। रक्तम ही विमलताम याति तच्च नास्ति न चास्ति रूप, ये एक अहम रेफरेंस है कि रक्त विमलता को प्राप्त करता है और वो नहीं है तो रुजा नहीं है। तो ये विमलता वाला रक्त रक्तज व्याधि का म्हणतात ऐसा तो मैंने सुना नहीं है, ज्यादातर इसमें वातका ही संबंध है, लेकिन रक्त का प्रकोप इसमें हो सकता है इस प्रकार से। और इसीलिए रक्तावशेषण ये मूल चिकित्सा इस प्रकार के। विमलता का उन्होंने कुछ किया है क्या, देखेंगे। विदाहम तो रक्त का विदाह होता है और रक्त मोक्षण से रक्त को निकाल दिया जाए तो नचास्ति रूप, तो वेदना नहीं होती है इस प्रकार से। तो रक्त मोक्षण एक यहाँ अहम चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी जिसको भलीभांति करना आवश्यक होगा। ऋतुदोषम परिम्लानम जांगल स्तर्पितम रसैः समाश्वस्तम सशेषार्थिम सर्पिरभ्यास पुनः। दोष निकल गए हैं, म्लान है रुग्ण इस प्रकार का। क्षीण कायम यहाँ पे किया है, लेकिन क्षीण है या बल कमी है, कम है उसका। जांगल तर्पितम रसैः, तो जांगल मावसर से उसका तर्पण करना है। समाश्वस्तम, और फिर आश्वासन देकर सशेषार्थिम, अभी भी थोड़ी वेदना शेष है तो सर्पिर अभ्यास है पुनः, भारत में फिर से यहाँ पे टीकाकार ने तो लिखा है इस प्रकार से। अम्लता से कोई संबंध होता है या नहीं होता है ये एक बात है, और व्यम्लता का मतलब विशेषण अम्लता ये भी हो सकता है, अम्लता से विरोध या विपरीत ये भी अर्थ हो सकता है। तो क्षारधर्मी पित्त होना, अम्लधर्मी पित्त होना, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। और उससे विदाह होते रहना, विदा होना का संबंध पाक होना इस प्रकार सा होगा, तो उससे बच के रहना इस प्रकार से चाहिए। रक्तपित्ताति वृद्धत्वात् क्रियाम अनुपलभ्य च यदि गुल्मो विधह्येत शस्त्रम तत्र भिषक्ति। रक्तपित्त अति बढ़े होने के कारण, क्रिया न मिलने की, चिकित्सा न होने के कारण, यदि गुल्मो विदह्येत, अगर वो उसका विदाह इस प्रकार का हो जाता है, शस्त्रं तत्र भिषक्जित, तो वहां शस्त्र कर्म करना ये भिषक्जित है, ये चिकित्सा है। अभी हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं खास करके कैंसर के इस प्रकार से, उसमें कुछ मरीजों में सर्जरी का सुझाव हो सकता है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर कहीं फैला नहीं हो ज्यादा इस प्रकार से, और आकार कम हो, 2 सेंटीमीटर से अगर कम है तो शस्त्र कर्म कर सकते हैं इस प्रकार से। उससे अगर बढ़ा है तो जनरली पहले केमो करके साइज रिड्यूस करेंगे, और फिर अगर साइज पूरा ही निकल जाए, गुल्म पूरा निकल ही जाए, तो शस्त्र कर्म की आवश्यकता नहीं, नहीं तो कम होने पर शस्त्र कर्म करवाते हैं। इसमें रिट्रैक्टेड निपल होना या न होना ये एक महत्वपूर्ण बात इस प्रकार की रहेगी। तो सर्जरी का एडवाइस प्रोस्टेट कैंसर में भी ऑर्किडेक्टमी करनी है, प्रोस्टेटेक्टमी करनी है, इस प्रकार के ऑप्शंस रह सकते हैं कि
अगर ट्रीटमेंट एलोपैथी की सहायता लेनी है कुछ हद तक इस प्रकार से, तो सर्जिकल ओपिनियन लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। उसके मुताबिक काम करना है नहीं करना है यह अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन अगर हम सर्जिकल ओपिनियन ले लेते हैं इस प्रकार से, तो फिर मरीज को ये थोड़ा सा विश्वास रहता है कि केवल आयुर्वेद की दृष्टि से ही नहीं सोच रहे इस प्रकार से। क्योंकि अगर आगे बिगड़ जाते हैं और फिर पहले बताया होता है कि हम कोई गारंटी वगैरह तो नहीं देते हैं, कोशिश करेंगे ऐसा ही है इस प्रकार से, फिर भी मरीज बिगड़ जाता है केवल आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के ऊपर है, तो फिर लोग कोसने लगते हैं कि तुमने ये गलत किया और एलोपैथी करनी चाहिए थी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अभी के हालात में ओपिनियन लेके रखना और फिर उनसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये सब बातें पूछकर फिर डिसीजन लेना, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और फिर ऐसा करने से हम पर जिम्मेदारी नहीं आती ज्यादा इस प्रकार से। तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। गुरु कठिन संस्थानो गूढ़मांसांतराश्रय अविवरणा स्थिरश्चैव यपक्मो गुल्मो उच्यते। अभी पक्व और विपक्व कैसे समझेंगे? तो गुरु कठिन संस्थान इस प्रकार का गूढ़ मांसांतर इस अंतर है, इस आश्रित है। अविवरणा स्थिरश्चैव, विवरणता नहीं है, स्थिर है। अपक्व गुल्म उच्यते, वो अपक्व गुल्म है। टेम्परेचर हाथ से लेंगे तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव फीलिंग होता है। लेजर टेम्परेचर, लेजर थर्मामीटर का प्रयोग करके टेम्परेचर लेते रहते हैं और उसमें अगर बदलाव आता है तो जब विदा होने लगता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये भी एक थोड़ा सा आसान तरीका है उसका। लेजर थर्मामीटर का काफी प्रयोग करना चाहिए हमें इस प्रकार से। दाह शूलार्थ संक्षोभ स्वप्ननाशा रतिज्वर ही विदह्यमानम जानियात गुल्मम तम उपनाहयेत। तो जैसे व्रणशोथ की चिकित्सा है वैसे ही यहाँ पे चिकित्सा है। दाह शूल अर्थ संक्षोभ स्वप्ननाश अर्थ और ज्वर, इन लक्षणों से ये विदह्यमान है इस प्रकार का समझे, अनुमान करे। और तम उपनाहयेत, तो आदौ विमलापनं कुर्यात् द्वितीयम् अवशेषणं तृतीयम् उपनाहं तु चतुर्थीं पाटन क्रियाम। ये वर्णशोथ में जो चिकित्सा का क्रम दिया है उसी क्रम से जाना बेहतर इस प्रकार का रहेगा। विदाह लक्षणे गुल्मे बहिस्तुंगे समुन्नते शावे सरक्त पर्यन्ते संस्पर्शे बस्ति संधिवे निष्पीडितोन्नते स्तब्धे सुप्ते तत्पार्श्व पीडनात् तत्रैव पिंडिते शूले संपक्वं गुल्ममादिशे। तो विदाह लक्षण इस प्रकार का गुल्म है जो ऊपर बताया इस प्रकार का। बहिस्तुंगे समुन्नते, बही ज्यादा ऊपर आ गया है। शावे से रक्त पर्यंत, शाव वर्ण और उसके जो बॉर्डर है वो रक्त वर्ण इस प्रकार के। संस्पर्शे बस्ती संधि पे, और बस्ती का जैसा फील होता है उस प्रकार सा फ्लूइड फील उसमें मिलता है। निष्पीडितोन्नते, निपीडितोन्नते, पीड़न करने के बाद फिर से ऊपर आता है। स्तब्धे सुप्ते तत्पार्श्व पीड़ना, स्तब्ध सुप्त और पार्श्व पीड़न करने से तत्रैव पिंडिते शूले, वहीं पे शूल हो जाता है पिंडित इस प्रकार का। संपक्वं गुल्म मादेशे, तो उसको पक्व गुल्म इस प्रकार से समझना है। तत्र धान्वंतरीयाणाम अधिकारा क्रियाविधौ। तो धन्वंतरी संप्रदाय के जो वैद्य है वहाँ उनका अधिकार क्रिया में है। वैद्यानाम कृतयोग्यानाम व्यध शोधन रोपणे, तो जिन्होंने योग्या की है इस प्रकार के वैद्य, जिन्होंने जिनको प्रैक्टिस है इस प्रकार से कृतयोग्य, ये पहली बार इस प्रकार, नहीं तो दुष्टकर्मा बताते हैं, कृतकर्मा नहीं बताते। व्यध शोधन रोपण, व्यध शोधन और रोपण, इनमें जिनकी कुशलता इस प्रकार की है। अंतर्भाग से चाप्य तत्पच्यमानस्य लक्षण। अब ये जो बात बताई जाती है कि धान्वंतरियाणाम अधिकारा क्रिया विधौ इस प्रकार से, तो उसके आधार पर
ये काय चिकित्सा की मर्यादा है ऐसा समझ लेना ठीक है, लेकिन ये आयुर्वेद की मर्यादा है ऐसा समझना गलत इस प्रकार का है। तो काय चिकित्सा में इसके आगे अगर शस्त्रकर्म नहीं करेंगे तो पेरिटोनाइटिस वगैरह इस प्रकार की कुछ बातें डेवलप हो सकती है और उसमें मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे शस्त्रकर्म करना उचित इस प्रकार का रहेगा, आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और पुराने ज़माने में सुश्रुत परंपरा और काय चिकित्सा की परंपरा अलग-अलग दोनों मौजूद होते थे। और फिर उनको रेफ़र किया जाता था धन्वंतरी संप्रदाय में उसको रेफ़र किया जाता था कि आप ये शस्त्रकर्म इस प्रकार से करो। अंतर्भाग में अगर विदाह होता है तो उसका भी पश्चिमानस्य लक्षणं हृत्कोण शून्यतान्तस्थे बहिस्थे पार्श्वनिर्गति। तो हृदय में हृत्क्रोड यानी कि तो हाँ, हुँ। कृतवास्तु परिग्रहस्य गुल्मस्य पाकः उच्यते यस्तु अकृतपास्तु परिग्रहः स न पच्यते इति अहापि अनुमतम्। यस्तु कृतवास्तु परिग्रहतया पच्यते इति उच्यते तस्य विदग्धत्वेन पाको जायते इति संज्ञामात्रेण विसंवादः। अन्तर्भागस्य इति कोष्ठमध्य स्थितस्य यद्यपि सर्वाः एव गुल्माः कोष्ठस्थः तथापि यो बहिरुन्नतः चित्तः न भवति स तत्स्थः स ह्यतस्थः विपरीतः। हृत्क्रोडशूनता अन्तस्थे इति अन्तःपाकस्थे हृत्क्रोडस्य शून्यता भवति। शूनता है, शून्यता नहीं, सॉरी सॉरी। बहिस्थे पार्श्वनिर्गतिः। तो हृत्क्रोड का मतलब हृदय से संबंध नहीं लगता है मुझे अभी। और क्रोड़ का भी एक्चुअल मतलब क्या है देखना पड़ेगा। उसमें अंतःशून्यता, अंतःशोथ, बहिस्ते पार्श्वनिर्गतिर्गुल्म इव दृश्यते। केचित् श्लोके में न पठन्ति। रुक्रोड़ शून्यतांतस्थे बहिस्थे पार्श्वनिर्गति। बहिस्थ अगर ये पाक होता है तो बाजू से वो निकलता है इस प्रकार से, तो कहीं एक्यूमुलेशन वगैरह इस प्रकार का हो सकता है। शून्यता म्हणजे शोथ या सोथ ही है इस प्रकार से। लेकिन ये दूसरी बात है, हृदय में भी गुल्म होता है तो हृदय में अंतः शोथ इस प्रकार का निर्माण होना, या अगर हृदय में इस प्रकार का पाक होता है गुल्म में, तो ये बात हो सकती है रुक्रोड़ शून्यता इस प्रकार की। अभी हमारे यहाँ पेरिकार्डियल इफ्यूजन वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो दिखाई देते हैं, उनको कैसे समझना है। और शून्यता का संबंध है या जैसे फेफड़ों में इफ्यूजन होता है उसी प्रकार से स्राव बाहर निकल आता है। ये एक पॉसिबिलिटी इस प्रकार की है। अभ्यंतर शोथ हृदय उरस्थान पर्यंत हो सकती है इस प्रकार से। पक्व श्रोताओं से संक्लेद्य रचत्यूर्ध्वम अधोपिवा। तो पक्व होने पर वह स्रोतों का क्लेदन करके ऊर्ध्व या अधो इस प्रकार का निकल जाता है, तो स्राव इस प्रकार का निकलना है। सर्व प्रवृत्तम तम दोषम उपेक्षित हिताशिनी। और इस प्रकार के स्वयं प्रवृत्त अगर दोष है तो उसकी उपेक्षा करनी है, हिताशन रखना है। दशाहम द्वादशाहम व रक्षण भिषक उपद्रवान। तो 10 दिन या 12 दिन उपद्रवों को ध्यान में रखते हुए या उनसे उनकी रक्षा करते हुए। अत ऊर्ध्वम हितम पानम सर्पिषा सविशोधनम। और फिर शुद्ध से तिक्तम सक्षोदरम प्रयोगे सर्पिष्य।
तो सविशोधनम इस प्रकार का सर्पित पान करना है, और फिर शुद्ध होने पर तिक्तम सक्षौद्रम प्रयोगे सर्पनिष्ठते, तिक्त का घृत क्षौद्र के साथ इस प्रकार का देना है। अभी हमारे यहाँ अभ्यंतर विद्रधि के मरीज नहीं आते हैं। मैंने यकृत विद्रधि ये देखा है, अपेंडिसाइटिस और उसका विद्रधि ये देखे हैं, लेकिन बाकी इस प्रकार के विद्रधि, एक अभी किडनी एब्सेस की केस थी, एलोपैथी की ट्रीटमेंट बेसिकली चल रही थी। और साथ में आयुर्वेद कर रहे थे इस प्रकार से। तो ये जो अभ्यंतर विद्रधि इस प्रकार से है, ये काफी खतरनाक रहते हैं। अभी तो हेवी एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं, और उससे अगर कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं कंट्रोल हुआ तो असाध्य की तरफ जाते हैं, ये एक बात है। और ऊपर अगर चले जाते हैं तो उसमें ज्यादा कठिनाई रहती है, जो नीचे से स्राव उनका जो हो जाता है वो साध्य हो सकते हैं, इस प्रकार की बात कही गई है। तो ये मरीज दिखाई नहीं दिए ज्यादा इस प्रकार से। ये अभ्यंतर गुल्म जिसका निदान है, अभ्यंतर विद्रधि जिसका निदान है, और उसकी ट्रीटमेंट करने की ये पड़ी है, अनुभव प्राप्त हुआ है। लेकिन लिवर लिवर एब्सेस भी 3-3 4-4 महीने लेता है ठीक होने में। तो धीरे 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 ये बात होती है, ये बात समझनी है। और फिर फाइब्रोसिस भी डेवलप हो सकता है इन परिस्थितियों में, लिवर फाइब्रोसिस भी डेवलप हो सकता है बाद में, जब दुरुस्त हो जाता है तो वो फाइब्रोइड की लिवर बन जाती है। लिवर में एक खासियत ऐसी है कि लिवर की कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी हो सकती है। हिमैंजियोमा में खास करके देखा गया है कि लिवर में हिमैंजियोमा है, बड़ा है इस प्रकार से। शुरू में कामला थी, ऑब्स्ट्रक्शन जैसा था, वो एक बार ठीक हो गया, फिर अग्नि सुधर गया, खाना पीना जाने लगा इस प्रकार से। लेकिन हिमैंजियोमा का साइज बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। हाँ, तो उसमें लिवर की हाइपरट्रॉफी हो गई। और जो फंक्शन उसका हैम्पर हुआ था वो उसको ज्यादा बढ़ाकर शरीर ने एडजस्ट कर लिया इस प्रकार से। लेकिन लिवर पाल्पेबल थी, क्योंकि हेमांजियोमा काफी बड़ा था, तो हाथ लगाते थे, लिवर पाल्पेबल थी। तो मैंने उसको कहा कि आप भूल जाओ, अभी कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी हो गई है, तो आपको कुछ चिंता की जरूरत नहीं है, वो शरीर ने एडजस्ट कर लिया है उसको। वो बोला, नहीं नहीं, वो मुझे ट्यूमर लगता है, वो ऐसा ही रहे, कैसे रहने देंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने सर्जिकल ओपिनियन के लिए भेजा, तो सर्जन ने मना किया कि नहीं, इसको ऑपरेट नहीं करते हैं इस प्रकार से, और अच्छा चल रहा है वैसे ही चलने दो इस प्रकार से। लेकिन ये मान नहीं रही थी। तो 3-4 बरस मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी वास्तव में, और केवल उसकी इच्छा के अनुसार ट्रीटमेंट चल रही थी, वैसे हमारे हिसाब में केस ठीक हो गई थी इस प्रकार से। तो फिर वो फिर से सर्जन के पास गई, सर्जन ने बताया ठीक है, ऑपरेट कर देते हैं। एडमिट हुई। एडमिट होने के बाद अभी बाकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, और फिर ऑपरेशन के बारे में डिसीजन लेना था, तो ये अचानक सीरियस हो गई और फिर बेहोश हो गई। तो तुरंत लेप्रोटमी की गई। लेप्रोटमी में पता चला कि स्टमक में अल्सर हुआ था, और वो बर्स्ट हो गया था इस प्रकार से। और केवल 8 दिन में, केवल सोच से, विचारों से अल्सर निर्माण हुआ और बर्स्ट भी हुआ। और फिर उन्होंने कोशिश की उसको ट्रीट करने की, लेकिन वो बच नहीं पाई, उसी में उसका देहांत हो गया इस प्रकार से। तो ये वैसे भी जाता है यूट्यूब पर, या विलोप भारतीय के भी चैनल पर रहता है, मेरे भी चैनल पर जाता है यूट्यूब पर।
तो सभी रिकॉर्डिंग जाते हैं वहां पे इस प्रकार से, तो वहां जाकर देखो इस प्रकार से। तो ये खामखा मौत हो गई, जरूरत नहीं थी मौत होने की इस प्रकार से। वो तो अच्छी थी, लेकिन केवल विचारों के कारण के नहीं, ये ट्यूमर हाथ में लग रहा है, हाथ में लग रहा है, उसका कुछ करना है, वो तो कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी थी। और उस बहस में आकर उन्होंने इतना सोचा कि उसको अल्सर हो गया स्टमक में और वो बर्स्ट हो गया। जब लेप्रोटमी की तो उन्हें लगा कि हिमेंजियोमा बर्स्ट हुआ होगा, लेकिन हिमेंजियोमा वैसा ही था, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ था। फिर ये स्टमक में ब्लीडिंग है ये पता चला, और फिर कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, उसकी मौत हो गई इस प्रकार से। शीतले गुरुभिः स्निग्धैः गुल्मे जाते कफात्मके अवम्यस्य अल्पकायाग्नेः कुर्याल्लङ्घनम् आदितः। तो शीत गुरु स्निग्ध, इससे कफात्मक गुल्म अगर निर्माण होता है और अवम्य है, अल्पकायाग्नि है, शरीर भी अल्प है और अग्नि भी अल्प है, कुर्याल लंघनम आदिता, तो शुरू में लंघन ही करे इस प्रकार से। तो कफ के लिए वास्तव में साम कफ हो या निराम कफ हो, लंघन सबसे अच्छी चिकित्सा इस प्रकार की। ये मोयोलेले ने जो मधुचर्या का प्रचलन लाया था, वो बड़ा अजीब था। ऐसा हुआ कि वैद्यों में बहस हुई, मद शीत है या उष्ण है इस प्रकार से। ये वास्तविक में बहस होने का कोई संबंध, अष्टांग संग्रह में मद शीत है ये स्पष्ट रूप से लिखा है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी बहस हुई, मोएलेले सर ने कहा कि मैं प्रयोग करके बताऊंगा इस प्रकार से। और फिर उन्होंने मधुचर्या नाम का प्रकरण शुरू किया कि जिनमें कफ प्राधान्य इस प्रकार का है, उनको केवल मध खिलाना, बाकी अन्न कुछ नहीं देना इस प्रकार से। तो पोदार में एक पैरालिसिस का पेशेंट था, और सेक्रेटरी था महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। और पैरालिसिस में पाँव जल्दी सुधरते हैं लेकिन हाथ जल्दी सुधरते नहीं है, स्तंभ जो है वो रहता ही है। और वो कफ से है, नीचे वाला जो है वो वात से जुड़ा इस प्रकार का है। वात की चिकित्सा हम करते रहते हैं, लेकिन कफ की चिकित्सा इस प्रकार से नहीं की जाती। तो जैसे ही मधुचर्या की उस पेशेंट में, तो 1.5 दिन में उसका हाथ पूरा काम करने लगा इस प्रकार से। और फिर उन्होंने एक लेक्चर दिया पुनरसु में, तो मुझे मालूम नहीं था कि मध इतना अच्छा काम करता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये क्या डाला है इसमें? हाँ हाँ, ओके। फिर ये मधुचर्या उन्होंने काफी रोगियों में शुरू की, और उनके बेटे में ही मधु का अजीर्ण हो गया। सामावस्था थी, मत लिया, और नहीं कष्टतमम किंचित, मध्वजीर्ण से दूसरा कष्टतम कुछ भी नहीं है इस प्रकार का ग्रंथ में ही वर्णन है। क्योंकि विरुद्धोपक्रम हो जाता है। आम विषय है इसलिए उष्ण चिकित्सा चाहिए, और मध को उष्ण चिकित्सा नहीं चाहिए, और जीर्ण में शीत चिकित्सा नहीं देनी चाहिए इस प्रकार से। तो केवल लंघन से धीरे 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 उसका कम हुआ इस प्रकार से, लेकिन उसको काफी भुगतना पड़ा। फिर बाद में उन्होंने बताया कि कफ की पहली चिकित्सा लंघन है, साम कफ तो पर लंघन ही है, वहां मत देना कोई संबंध नहीं है। और हम अनुपान के रूप में मत देते हैं, वो एक अलग बात है, वो कब कम मात्रा में जाता है, मद गुरु है। तो ऐसी स्थिति में केवल कफ की परम औषध है इसके लिए उसको देना, ये गलत इस प्रकार का होगा। फिर उन्होंने प्रयोग से सिद्ध किया कि मद शीत है। क्योंकि करोति शिशिरम पुनः लादनम जीवनम स्तंभम प्रसादम रक्तपित्तयोः, ये दिखाई दिया। और तत्रोष्णम ब्रह्म ज्ञान स्वेददाः शुभाकिताः शमंच वात कफयोः, ये कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने बताया कि हाँ मत शीत है इस प्रकार से। जब मैंने ये किस्सा सुना, सब उन्हीं से सुना एक्चुअली, तो मैंने कहा सर अष्टांग संग्रह में डायरेक्ट रेफरेंस है शीतलम वातलम मधु इस प्रकार का। इसमें वैद्यों में बहस होनी
जरूरत ही नहीं थी इस प्रकार से। लेकिन एक मुद्दा अच्छा रहा कि निरामक कफ में अग्नि अच्छा है, तो जरूर मधुचर्या कर सकते हैं। ये एक बात सामने आ गई इसमें। शुरू में तो यही देना है, लंघन ही करना है। लेकिन अग्नि सुधर गया, सामता नष्ट हो गई, और फिर भी कफ बहुत ही ज्यादा है, तो मधु अच्छा ऑप्शन है। और शमन मात्रा के लिए मधु दे देना, इस प्रकार से काफी मात्रा में देना। लेकिन ये बात ध्यान में रखे कि ये गुरु है, तो उसका भी अजीर्ण न हो जाए, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने स्थौल्य के मरीजों में इसका थोड़ा सा प्रयोग किया है। मधुदकम ये तो बात बताई गई है स्थूलों में। लेकिन भूख बहुत ज्यादा लगती है और खाना खाने से वजन बढ़ता रहता है, ऐसी स्थिति में केवल मध या मध पानी देना, एक दिन में एक बार, इस प्रकार से। गुरु चातुर्पणम स्थूले विपरीतम हितम कृषे, ये बात बताई गई है। तो मध दोनों है, गुरु भी है और अपतर्पण भी है। तो ये मध इसके लिए अच्छी दवा इस प्रकार की है। सिर्फ मध अच्छा होना चाहिए, नहीं तो उसमें शर्करा शर्करा अगर मिलाई है तो कोई मतलब नहीं उसका, इस प्रकार से। अब ये मधुमक्खी का पालन के जरिए अच्छा मध मिलने लगेगा, और जो पूर्ण विश्वासार्ह इस प्रकार का रहेगा, और फिर उसका भलीभांति प्रयोग अन्य तरीके से भी किया जा सकता है, इस प्रकार से। मंदोग्निर्वेदना मंदा गुरुस्तिमित कोष्ठता सोत्क्लेशा चारुचिर्यस्य स गुल्मी वमनोपगा। तो अग्नि मंद है, वेदना मंद है, गुरुस्तिमित कोष्ठ इस प्रकार के है, उत्क्लेश है और अरुचि है। तो उस गुल्मी वमनोपग, वमन करने लायक इस प्रकार का है। उष्णैरेव उपचर्यश्च कृते वमन लंघने, और वमन और लंघन करने के बाद उष्ण उपचार ही उसको देना है। योज्यश्च आहार संसर्गो भेषजे कटुतिक्तके, आहार संसर्ग जो है, या संसर्जन क्रम कहेंगे, कटुतिक्त इस प्रकार के रसों से करना है। सानाहम सविबंधन च गुल्मं कठिनम उन्नतम दृष्टवादो स्वेदयेद युक्त्या स्विन्नं च विलयेद भिषक। अगर आना है विबंध और कठिन उन्नत इस प्रकार का गुल्म, तो पहले स्वेदन करे और फिर उसका विलयन, स्वेदन करने के बाद विलयन करे। लंघनोल्लेखने स्वेदे कृतेग्नौ संधि संप्रदुक्षिते कफगुल्मी पिबेत काले सक्षार कटुकं घृतम। सुलंघन, वमन, स्वेद और अग्नि संदुक्षण, ये सब होने के बाद, ये सभी सत्य सप्तमी की रचना है। तो इसका मतलब ये होने के बाद ही दूसरी क्रिया करनी है, कि उसके पहले नहीं करनी है। तो ध्यान रखना है कि ये सभी अवस्थाओं से हम आगे बढ़ चुके हैं, और फिर ये बात करनी है। तो सक्षार कटुकं घृतम, सक्षार कटुक इस प्रकार का घृत कफगुल्मी को देना है। स्थानात् अपसृतं ज्ञात्वा कफगुल्मं विरेचनैः सस्नेहे बस्तिभिर्वापि शोधयेत् दाशमूलिकैः। तो इस स्थान से दूर हो गया है इस प्रकार से, अगर कफगुल्म है, विरेचन से, सस्नेह है बस्ती से, शोधयेत् दाशमूलिकैः, दाशमूलिक बस्ती, इससे उसका शोधन इस प्रकार का करते। तो ये भी एक अच्छी बात है कि वो अपने स्थान से अगर अलग इस प्रकार का हो गया है, तो विरेचन और सस्नेह, सस्नेह विरेचन और दाशमूलिके ही बस्ती ही वा शोधयेत्। मंदेघ्न अनिले मूढ़े ज्ञात्वा सस्नेहम आशयम गुटिकाचूर्ण निर्यूहा प्रयोज्या कपगुल्मिना। अग्नि अगर मंद है, अनिल वातम मूढ़ता इस प्रकार के है, और सस्नेह आशय है, तो क्लीनता वगैरह इस प्रकार की अगर है, तो भी गुटिका चूर्ण निर्योहा प्रयोज्य कफगुल्मिना, गुटिका चूर्ण और क्वाथ, इनका प्रयोग कफगुल्मी में करना है। तो इसके आधार पर शायद पणसरकर जी का कहना था कि
चूर्ण जो है वो कोष्ठ में अच्छा काम करता है। तो हिंगाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर, या फिर जो शिवाक्षार पाचन वगैरह वगैरह काफी जो योग है, इंगुवचादी वगैरह वगैरह, ये सब कोष्ठस्थ इस प्रकार के वात कफ के लिए बहुत अच्छे हैं। या कोष्ठवातहर चूर्ण भी मैं प्रयोग करता हूँ, तो ये कोष्ठस्थ वात के लिए अच्छे काम करने वाले इस प्रकार के हैं। और धातुओं में स्थित अगर वात दोष है या दोष है अन्य, तो फिर निर्व्यूह का प्रयोग होना है। यहाँ भी निर्व्यूह का बताया गया है, क्वाथ का वर्णन बताया गया है, लेकिन नहीं तो शाखागत दोषों के लिए निर्व्यूह इस प्रकार का प्रयोग ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। वैसे भी जब स्नेह सिद्ध करते हैं, तो कल्क स्नेह और फिर द्रव द्रव्य इस प्रकार का होता है। कल्क एक भाग, घृत चार या तैल चार भाग, और द्रव द्रव्य 16 भाग, इस प्रकार का जनरल उसमें नियम है। तो उसमें भी फणसलकर का कहना था कि कल्क द्रव्य मेनली काम करता है। कभी कभी काढ़े ये भी बताते हैं, निर्व्यूह म्हणजे क्वाथ, हाँ क्वाथ। तो काढ़ा करके द्रव द्रव्य में होता है, दूध भी लिया जाता है, मांसरस भी लिया जाता है। तो अग्नि के लिए ये माध्यम बन जाता है। कि इतना 16 गुना, 4 गुना स्नेह से 4 गुना इस प्रकार से द्रव द्रव्य है, तो उसके पचन होने में जितना समय लगता है उतना अग्नि का संस्कार बढ़ता जाता है। और फिर उसका भी परिणाम स्नेह पर होता है, ऐसा नहीं है कि उसका परिणाम नहीं होता है, लेकिन कल्क द्रव्य का मुख्य रूप से प्रयोग होता है, ऐसा उनका कहना था एक इस प्रकार से। अभी महातिक्त का घृत में अवले का रस ये जो है बात, उसका एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन जहां जहां काढ़े या स्वरस इस प्रकार के बताए गए हैं, वहां उनके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। कृतमूलम महावास्तुम कठिनम स्तिमितं गुरुम जप जयत कफ कृतं गुल्मम क्षारारिष्टाग्नि कर्म भी। तो दृढ़ जिसका मूल हो गया है, महावास्तु काफी बड़ा इस प्रकार का है, कठिन स्तिमित गुरु इस प्रकार का जो कफकृत गुल्म है, वो क्षार अरिष्ट अग्नि कर्म से उसको जीत ले इस प्रकार से। तो क्षार अरिष्ट ये तो अभ्यंतर दे सकते हैं, क्षार ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सब देखना पड़ेगा। और पानीय क्षार भी दे सकते हैं। वो भी एक अलग बात इस प्रकार का अग्निकर्म साक्षात कर सकते हैं। दोष प्रकृति गुलमर तू योगम बुद्धा कफोल बने, दो बल दोष प्रमाण जहाँ क्षारंगुल में प्रयोजक। दोष प्रकृति गुल्म ऋतु इन सभी का योग देखते हुए कफोल बने इस प्रकार के गुल्म में बल दोष प्रमाण ज्ञा, बल और दोष जानने वाला, उनका प्रमाण जानने वाला, क्षारंगुल में प्रयोजक, गुल्म में क्षार का प्रयोग करें। अभी हाँ, रेडिएशन जो है वो थोड़ा कंपेरेबल क्षार से है, नहीं तो अग्निकर्म से है वो। और केमोथेरेपी जो है थोड़ी कंपेरेबल क्षार से है। और ये इंजेक्टेबल ज्यादातर देते हैं। तो इंजेक्टेबल देने के कारण वो साइट तक पहुंच जाता है इस प्रकार से, लेकिन जाते जाते बाकी धातुओं पर भी असर इस प्रकार का करता है, और फिर ये साइड इफेक्ट्स उसके होते रहते हैं। मैंने एक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जापानीज टेक्निक के बारे में सुना था कि उसको ब्लड सप्लाई करने वाली कोई आर्टरी है, तो
उसको लाइगेट करते हैं और फिर एनेस्थेटिक दवा देते हुए इसमें केमोथेरेपी का बहुत मामूली डोज डालते हैं उस आर्टरी में, इस प्रकार से तो वो ट्यूमर को खत्म कर लेता है और ये लोकल इस प्रकार की केमोथेरेपी। वैसे केमो एम्बोलाइजेशन ये भी एक ट्रीटमेंट प्रचलन में है तो बेसिकली इसमें कैंसर सेल का नाश करना ये प्रिंसिपल है और वो सर्जरी केमो रेडिएशन के जरिए होता रहता है, ऐसा है। केमोथेरेपी जब देते हैं, इंजेक्टेबल देते हैं इस प्रकार से, तो पूरे बदन में उसका असर होता रहता है और काफी दुष्परिणाम होते रहते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया से एक औरत आई ब्रेस्ट कैंसर के लिए और वहां पे उन्होंने बताया कि हम अब केमोथेरेपी नहीं देते, इसमें पहले केमोथेरेपी देते थे, अब नहीं देते। अब ओवरी में इंजेक्शन देके पीरियड्स बंद करेंगे। उसकी उम्र करीबन 40 इस प्रकार की है और वो वहां पे उन्होंने डोज दे भी दिया इस प्रकार से और फिर ये जो ट्यूमर है ब्रेस्ट का वो कम हो जाएगा और फिर चाहे तो ऑपरेट करेंगे, नहीं तो केमोथेरेपी वगैरह इस प्रकार से करेंगे। तो मैंने पहली बार सुना था, तो यहाँ पे डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा बहुत नया ट्रेंड है अभी इस प्रकार सा और ऑपरेट नहीं करेंगे। मैंने ऑन्को सर्जन के पास भी भेजा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेट नहीं करेंगे, ये हार्मोन्स के जरिए क्या होता है देखेंगे। और वो अभी बता रहे हैं कि केमोथेरेपी के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए नया टेक्निक आ गया है कि हार्मोन देना है इस प्रकार से। अब इसके नतीजे 10-15 बरस के बाद निकलेंगे इस प्रकार से हार्मोन देकर पीरियड्स बंद करना ये भी अशुद्ध चिकित्सा ही है इस प्रकार से। तो उसके नतीजे क्या होते होंगे ये मालूम नहीं है। और कुछ हार्मोन बिगड़ा है इसलिए उसको दूसरा विरोधी हार्मोन देना ये केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसी रहेगी। मूल रूप से अगर रोगी को ठीक करना है तो मूल हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ ये देखकर उसकी चिकित्सा करने की जरूरत है। वो तो अभी नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से तो अभी इतने बरसों के बाद एलोपैथी उतर आई है कि नहीं, केमोथेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं इसलिए हार्मोनल थेरेपी करेंगे इस प्रकार से। और फिर इससे बात केमोथेरेपी से बात बंद रही नहीं रही है, इसलिए इम्यूनोसप्रेसेंट दे देंगे इम्यूनोथेरेपी के नाम से इस प्रकार से। ये तो और अजीब माहौल है और काफी महंगी ट्रीटमेंट है इसकी इस प्रकार से। तो इससे बिगड़ने वाले ही मैंने देखे हैं, ये सुधरने वाले नहीं देखे हैं वास्तव में इस प्रकार से। और ये इसे जो ब्लैडर कैंसर में बीसीजी का अभी इंजेक्शन देते हैं, ये भी एक अजीब माहौल है इस प्रकार से तो एलोपैथी की ट्रीटमेंट के जरिए बिगड़ने वाले मरीज ये एक अलग इस प्रकार का होगा। और जैसे ये उदाहरण ज्यादा ज्यादा सामने आते रहेंगे वैसे लोग एलोपैथी से दूर होते जाएंगे। लेकिन दूर होकर कहाँ जाना है ये बड़ी समस्या है हमारे पास भी अगर आते हैं और रिजल्ट नहीं मिलते हैं डिसीज बढ़ता ही रहता है, तो दिक्कत वाली बात इस प्रकार के होते हैं। अगर रिजल्ट्स मिलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन डिसीज बढ़ता ही जाता है तो दिक्कत वाली बात इस प्रकार की होती है तो मूल रूप से इन सभी में परिवर्तन लाना, नैसर्गिक खेती के बारे में या ऑर्गेनिक खेती के बारे में लोगों को समझाते रहना और खास तौर पे वैद्यों में जागृति होना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। पहले एलोपैथी शब्द प्रयोग करते थे, आज वो उनको ऑटो इम्यूनिटी बोल रहे थे। तो अभी मेरा एक सुझाव है कि हमने जो पर्यटन शुरू किया है टूरिज्म कोकण में, उसमें ऑर्गेनिक या नैसर्गिक तरीके से खेती करते हुए काफी प्रयोग किए हैं तो जिन जिन की खेती है और वो कर नहीं रहे हैं वो अपने खेती में ध्यान दे और कम से कम ऑर्गेनिक करना तो शुरू करें इस प्रकार से।
इसलिए बेहतर ऑप्शन होगा कि हमारे यहाँ एक बार टूरिज्म के जरिए विजिट करें। और यह समझने की कोशिश करें, हम में बदलाव अगर होगा तो ही हम समाज को बदल पाएंगे। हमारा ही बदलाव नहीं होगा तो ये बात नहीं होगी इस प्रकार से। काही पेशंट एखाद्या वेळेस पिरियड्स पोस्टपोन करण्यासाठी गोळ्या घेतात, ते जर एकदाच काही विशेष धार्मिक कारणाचा करून साठी केले तर आपल्या दृष्टीने त्यासोबत काही मेडिसिन्स सोबत सांगावीत का? मुश्किल है इसका उत्तर देना, और क्या देना है ये भी बात अजीब है। कि इस प्रकार से अगर दवाइयाँ लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स का कम करने के लिए कुछ देना है क्या इस प्रकार से? तो ये थोड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का है। वास्तव में ये नहीं करना है, ये बेहतर ऑप्शन है। लेकिन शास्त्रात रूढ़िर्बली ऐसी, रूढ़ी शास्त्र से बलवान इस प्रकार की होती है। और खास करके धार्मिक कार्यों के लिए रसलावस्था होना ठीक नहीं माना जाता, और इसके लिए ये पीरियड्स आगे बढ़ाने के लिए, जल्दी लाने के लिए हार्मोन्स दिए जाते हैं। और फिर ये दिक्कत वाला मामला हो सकता है। अगर ये बार बार होता है तो निश्चित रूप से कैंसर होने की संभावना रहती है। एक आध बार कभी हुआ तो ज्यादा तकलीफ इस प्रकार की नहीं होगी। तो अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना है। वो स्त्री अगर धार्मिक कार्य में बैठ नहीं सकती तो कोई दूसरा कपल वहां पे अगर सुयोजित हो सकता है तो शायद ये धार्मिकता और शास्त्र दोनों का समन्वय इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। मैंने एक सुना था कि इष्टि की जाती है इस प्रकार में, सुबह नहा के, और फिर रजस्वला अवस्था है तो भी दोष नहीं माना जाता इस प्रकार का बताया गया था। लेकिन प्रचलन में नहीं है इस प्रकार से। तो एकांतरं द्व्यंतरं वा त्र्यहं विश्रम्य वा पुनः शरीर बल दोषाणां वृद्धि क्षपण कोविदः। तो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, या 3 दिन विश्राम करके शरीर बल दोष वृद्धि क्षपण कोविदः, उनकी वृद्धि है, उनका क्षपण है, ये जानने में जो कुशल है वो इस प्रकार से। इष्टि म्हणजे काय? एक छोटा याग कि जिसमें अग्नि की आहुतियां दी जाती है, और फिर माना जाता है कि रजस्वला का दोष नहीं रहता है इस प्रकार से। लेकिन ये मैंने सिर्फ सुना है, कहीं किया गया ऐसा नहीं दिखाई दिया इस प्रकार से। और उससे बेहतर ऑप्शन मैंने जो बताया कि कोई दूसरी दंपति उसमें बैठे काम करने के लिए, याग करने के लिए, या जो भी धार्मिक कार्य है उसके लिए, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, आज रुकते हैं, कल योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्।
श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।